सारे व्यूअर्स के लिए कि अगर वो चार्ट देख रहे हैं किसी का कंसल्टेशन में है, तो उसका एक तरीका है कि आप उस समय उस पल का, मान लीजिए कोई आपके पास आता है, आप मेरे पास आती है और कहती है कि मेरा चार्ट देख लीजिए, ठीक है, आप उस समय का एक चार्ट बनाएं, मुहूर्त चार्ट जो उस समय का है, और देखें कि 12th हाउस एफ्लिक्टेड ना हो। अगर एफ्लिक्टेड है तो मना कर दें, बेस्ट प्रैक्टिस है। क्यों? अगर 12th हाउस एफ्लिक्टेड है और आप चार्ट देखते हैं तो उस व्यक्ति का सिन आप खुद पे लेते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ हैं एक एस्ट्रोलॉजी के महारथी जिनकी वीडियोस देख देख के मैंने भी कुछ कुछ सीखा है। और इनके मीटअप पे गई थी मैं, क्योंकि जाना लिखा था। तो वहां पे गए तो मैंने सोचा कि जो ज्ञान इनके पास है वो ज्ञान आपको लोगों को भी मिलना चाहिए। तो हमने कहा आज एक पॉडकास्ट कर ही डालते हैं, क्यों सेटअप की वेट करें जब इंटरनेट इतना अच्छा माध्यम है। इसलिए अब सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे अपने वीडियोस में करते हैं, ऐसे करके। नमस्कार यशवी, थैंक यू। नमस्कार। आपने मुझे बुलाया, अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी। और वीनस एस्ट्रो की हाँ। तरफ से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। प्लान यही था कि हम लोग मिलेंगे दिल्ली में और एक सेशन रखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैवल फिर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग बातें करेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उस पर डिस्कस कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस मैं ले सकता हूँ। बहुत खुश हूँ कि आज हम लोग बातें कर रहे हैं। हमने काफ़ी टाइम, हाँ। 8-9 घंटे दिल्ली में गुजारा और काफ़ी बातें करी ज्योतिष के बारे में। एजेंडा यही है कि ज्योतिष, जो यंग जनरेशन है उसके पास जाना चाहिए, वो ज्योतिष को समझे, वैदिक ज्योतिष को समझे और उस नॉलेज को फिर आगे वो फॉरवर्ड करे। क्योंकि गुरुकुल तो बच्चे नहीं है, हम ही को सिखाना है जो सिखाना है। हाँ सही है, ये गुरुकुल तो नहीं गाइस, बचे ये हैं तो फिर। प्रिंसिपल और मैं हूँ छोटी टीचर। आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर्स। वाइवा आप, वाइवा आप टाइम। तो सबसे पहले एक बार बेसिक लोगों को बता देते हैं कि चार्ट कैसे देखते हैं। एक चार्ट होता है, उसमें बहुत सारे घर होते हैं। वो घर की मैं एक फोटो यहाँ डाल दूंगी कि फर्स्ट सेकंड हाउस कौन से होते हैं, क्योंकि आधे लोगों को बेसिक ही नहीं पता, उन्हें लगता है बस कुछ तो है वो। अरे चार्ट ऐसी शेप का क्यों होता है जैसी शेप का वो होता है? नहीं, अलग अलग शेप का होता है। जो हम लोग चार्ट जनरली, जो आपकी वीडियोस मैंने देखी है, जो आपने हाँ। 12 भावों को दिखाया है, वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है। फिर हाँ। अगर आप साउथ इंडियन में जाएंगे तो आपको रेक्टेंगल शेप में मिलेगा। तो उसमें क्या अच्छा। होता है, जैसे हम लोग फर्स्ट हाउस लग्न को फिक्स रखते हैं कि पहला जो ऊपर दिख रहा है वही लग्न है, जबकि लग्न मूव करते रहता है। तो साउथ इंडियन स्टाइल हाँ। में जो है वो लग्न आप देखेंगे कि कभी ऊपर है कभी नीचे है, वहां एएस लिखा हुआ है, सेंडेंट। हाँ। और फिर एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल होता है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक्चुअली अगर देखें तो अच्छी प्रैक्टिस अगर है कि आप साउथ इंडियन या नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टाइल को यूज करें। लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टाइल समझने में आसानी होती है, सब लोग समझ पाते हैं, इसलिए हम लोग नॉर्थ इंडियन स्टाइल को यूज करते हैं। और आपने एक वो अगर फॉरेन देख, कंट्री वाला भी होता है, सर्कल। हाँ वो उसमें सर्कल लाइनें वाला, होती हैं जैसे। करेक्ट। अगर आपने देखा होगा तो जो मैं चार्ट यूज करता हूँ उसके बीच में गणेश जी को मैंने रख रखा है, हाँ। क्योंकि ये जरूरी है कि जब आप चार्ट का सेंटर निकाले तो वहां से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। जनरली आप जब नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टाइल में जाएंगे वहां ओम लिखा रहता है। अच्छा। मैंने जब नॉर्थ इंडियन स्टाइल जब पढ़ाने के लिए जब मैं यूज करता हूँ तो वहां पे बीच में मैंने गणेश जी को रखा है, जो कि हम सबको बुद्धि विवेक सब देते हैं और उन्हीं से नॉलेज जो है हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप कर सकते हैं। लॉर्ड गणेशा का आपको सपोर्ट मिलेगा, नॉलेज आपका वैसे भी बढ़ेगा। हर चीज शुरू करने से पहले गणेश जी को बोल ही देना चाहिए एक बार कि गणेश जी जय हो। हाँ, ये उनको तो आशीर्वाद भी मिला हुआ है। हाँ, टू बिगिन विद हम्म, जय श्री गणेश। हाँ। अच्छा, हाँ। मुझे किसी ने बोला कि जो चार्ट की शेप होती है वो ऐसी कॉस्मिक शेप होती है जिससे एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जो चार्ट हम देखते हैं हम्म। उसकी जो शेप है वो कॉस्मिक शेप है जिससे एनर्जी आती जाती है। तो ऐसा देखिए, भी कुछ होता है? चार्ट चार्ट की एनर्जी, जब आप ग्रहों को देखते हैं, भावों को देखते हैं, ग्रहों से आप बात करते हैं, तो ये सच्चाई है कि ग्रह भी आपके ऊपर उसका एक्शन टू रिएक्शन देते रहते हैं। अगर आप एक्शन लेते हैं, आप कोई बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है सारे व्यूअर्स के लिए कि अगर वो चार्ट देख रहे हैं किसी का कंसल्टेशन में है, तो उसका एक तरीका है कि आप उस समय उस पल का, मान लीजिए कोई आपके पास आता है, यशवी आप मेरे पास आती है और कहती है कि मेरा चार्ट देख लीजिए, ठीक है, आप उस समय का एक चार्ट बनाएं, मुहूर्त चार्ट जो उस समय का है, और देखें कि हम्म। 12th हाउस एफ्लिक्टेड ना हो। अगर एफ्लिक्टेड है तो मना कर दें, बेस्ट प्रैक्टिस है। क्यों? हम्म। अगर 12th हाउस एफ्लिक्टेड है और आप चार्ट देखते हैं तो उस व्यक्ति का सिन आप खुद पे लेते हैं। देखिए, आप देखेंगे मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं है। उनकी अच्छी है जो चार्ट नहीं देख रहे हैं, जो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, या जिन्होंने टीम बना रखी है, टीम, ठीक है, वो भूल भुलैया में टीम जो है परेशान है। हाँ। क्यों? क्योंकि जब आप चार्ट देखते हैं आप, और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ, खास करके बादकेश की बात करता हूँ। हम्म। बादकेश जो है वो प्लैनेट जो है वो क्रिएट करते हैं, बाधका देते हैं। आपने हम्म। बाधका की रेमेडी दे दी बादकेश की, हम्म। अब वो बादकेश का बहुत सारे केसेस में उसको छेड़ छोड़ के आपके पीछे पड़ जाता है।
अगर आपने नेक्स्ट डे जो है या फिर जो आपका रूटीन है उसमें आपने मेडिटेशन नहीं किया, लॉर्ड शिवा के पास नहीं गया, जिस देवता को आप मानते हो, तो वो दिन आपके पास आता है, बहुत परेशान होते हैं। इसलिए जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी लाइफ उठा के आप देखेंगे तो उनकी लाइफ बहुत खराब रही है। ठीक है, कुछ एक चीजें हैं जो वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी छोड़ दें? एस्ट्रोलॉजी आपका प्रारब्ध है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये आपने पूर्व जन्म में पूर्व पुण्य हाउस, फिफ्थ हाउस जो है वो आप सीख करके आए हैं, और तब जाकर के आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी भी आपको करनी है और रेमेडी भी आपको करनी है। छठे घर से आप प्रारब्ध देखते हो, पूर्व पुण्य का सस्टेनेंस, आपने चार्ट देखा, और 12वें घर से मेडिटेशन करके उसका उपाय किया, क्योंकि हर घर का उपाय उसके सामने वाले घर में होता है। ठीक है, जैसे आप अगर हो महिला हो तो आपका उपाय जो है आपके स्पाउस सेवंथ हाउस में है, मेरा उपाय मेरी पत्नी सेवंथ हाउस में है, तो 1-7 का रिलेशनशिप उपाय तो वही करे। बन। देखिए, एक और मैं चीज बता दूं, ईश्वर दो ही के पास रहते हैं, बच्चे के पास और बेवकूफ के पास। तीसरे जो होशियार हैं, जो ईगो लेके बैठे हैं, जो नॉलेज को ईगो का उन्होंने वो एक अलग से लेवल बना रखा है, उनके पास ईश्वर नहीं आते। आपने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं दिखाना है, आप किसी गुरु के पास नहीं गए हो, अपने कर्मों को आप ईश्वर को समर्पित करते हो, टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। जानने के बाद जब आप मेथड जान जाते हो, जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हो, आपने जान लिया कि 12th हाउस मुहूर्ता में देखना चाहिए, फिर भी आप उसको अवॉइड कर रहे हो, ये गलत है। अब यहां जाकर के आपको पनिशमेंट मिलेगी कि आपको नॉलेज हुआ लेकिन आपने इग्नोर किया। तो शिव जी से जो नॉलेज हमें मिली है, जो ज्ञान मिला, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो या तो बेवकूफ रहो या जानो तो फॉलो हाँ, करो। या तो वीडियो ही मत देखो गाइस। हाँ, जैसे मैं बेवकूफ जब रहो। मंत्रा चैंटिंग की बात होती है तो मैं कहता हूँ कि भाई आपको रूल नहीं पता है, आप चैंट हम्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर दीक्षा ले ली है तो आप उसको फॉलो करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। से संकल्प लेना ये भी लोगों को नहीं पता। लोग ऐसे ही बैठे बैठे पूजा शुरू कर देते हैं, चालीसे शुरू कर अब देते हैं। देखो, तीन चीजें हैं इसमें, एक खुद से स्टार्ट करना, एक संकल्प लेना, और एक दीक्षा लेना। हम्म ठीक है, जब कोई भी मंत्रा चैंटिंग आप करते हो अगर उसमें ओम नहीं लगाते, हम्म ठीक है, आप सुबह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से स्टार्ट करो, एक जो एस्ट्रोलॉजर से डे पूछो, जो हम्म देवता है उनके दिन स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने ओम लगाना है तो आप चले जाइए मंदिर, और वहां जाके जो पंडित हैं उनसे कहिए कि संकल्प करा दो। अब ये संकल्प का बहुत मतलब है, एक तो वो ये बोलेंगे कि ठीक है कितनी माला करनी है, कितने दिन तक करनी है। उसमें भी मैं जो कंसल्टेशन में या जो छात्र लोग हैं उनको मैं बताता हूँ कि दो तरीके से उसमें संकल्प लें। एक, जब मैं कहूँ कि आपको एक माला डेली जाप करना है, तो आप संकल्प में बोले कि एक माला 1 साल तक जप करूंगा और वो क्या करूंगी उसको कंप्लीट करना है। दूसरा, यथाशक्ति जितनी मेरी शक्ति डेली बेसिस पे होगी, अगर कभी भूल भी गया तो कोई बात नहीं, तो वो आपको पाप नहीं लगता है। तीसरा होता है दीक्षा। दीक्षा तो अलग ही लेवल पे है, क्योंकि आप जब दीक्षा लेते हैं तो उस समय आपको गुरु मुहूर्त देख करके और लिटरली आपके कान में बोलते हैं। आपको समझने की जरूरत है कि गुरु जो है वो 9th हाउस से देखते हैं। हम्म 9th हाउस से जब तीसरा हाउस जाओगे तो गुरु का कम्युनिकेशन है, उपदेश दे रहे होते हैं, तो आपका हम्म 11th हाउस हो गया। आपका थर्ड हाँ और 11th जो है वो आपके दोनों कान हैं। तो गुरु एक कान में हाँ आपको दीक्षा देता है, और जब वो आप दीक्षा ले लेते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उस प्रोसेस को आप फॉलो करें। अगर शिव जी की मान लीजिए मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं तो कहा जाता है कि हिप जो है वो फर्श पे या जहां आप जमीन पे बैठते हैं अपराइट होना चाहिए, स्पाइन सीधा होना चाहिए। फाइन हाँ, सीधी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं करी, दीक्षा नहीं ली, कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, राम नाम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेवकूफ है आप, बहुत अच्छी बात है। होशियार हो गए तो फॉलो कीजिए। तो इतनी सी चीज है जो सबको फॉलो करनी चाहिए। तो ये हमारा बड़े अच्छे नोट पे शुरू हुआ, शुरू होते ही एकदम ज्ञान की बातें निकल रही है। पर इसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे थे जो बहुत सारे वीडियोस पे नॉर्मली आते हैं और जो मेरे भी हैं, जिसमें सबसे पहला है कि अगर D1 हमारा मेन लगन का चार्ट होता है तो D9, D10, D300 इनका इम्पोर्टेंस क्या है? और D9 और D1 साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं या D9 शादी के बाद चलता है और D1 शादी से पहले का होता है, ऐसा कुछ होता है? ठीक है, सो पहले आप इस चीज को समझे यशवी कि हमारा लाइफ, ना तो ये पहली लाइफ है हमारी और ना ये आखिरी हम्म होनी चाहिए, अनटिल अनलेस हमें मोक्ष मिल जाए। ये हम्म कैरी कर रहे हैं हम कई जन्मों से, जन्म को जीते हुए तब इस लाइफ में पहुंचे हैं। जब हम हम्म पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो हम D60 में देखते हैं सबसे पहले कि पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ है। हाँ लेकिन जब रीसेंट पास्ट की हम बात करते हैं तो वो D9 है। जो रीसेंट पास्ट में आप मंत्रा चैंटिंग किए हुए, जो अच्छे कर्म आपने किए, वो आपके D9 चार्ट में रिफ्लेक्ट करता है।
D1 क्या है, ओवरऑल चार्ट दिखाता है। वो जो हम्म। राशि चार्ट आप जो देखते हो, लग्न चार्ट जो आप बना करके बनाते हो, ये हम्म। आपके इस जीवन का चार्ट है। लेकिन इस हम्म। जीवन में जो आप पाए हो, जो भी आप कर रहे हो, ये सब इस जीवन का नहीं है। उसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट हम्म। है जो प्रारब्ध से आप लेकर के आ रहे हो, और एक जो आपको फ्री विल यहाँ मिला हुआ है, जिसके आधार पे आप हम्म। रिजल्ट को मॉडिफाई करने की एबिलिटी रखते हो। जब ठीक डी है। नाइन की बात करें तो D9 रिसेंट पास है, और वो दिखाएगा कि आपने पिछले जन्म में कौन से स्किल सेट लिए थे, कहाँ मंत्रा चैंटिंग करी, क्या नॉलेज गेन किया। वहां से ये पता चलेगा कि इसका यूटिलाइजेशन, अब यूटिलाइजेशन अलग चीज है। आपके पास स्किल सेट है, आप यूटिलाइज करोगे कि नहीं करोगे, वो फिर वो अलग, हम लोग बात करेंगे उस पर। लेकिन फिलहाल अभी ये समझना है कि D9 का इंपॉर्टेंस रिसेंट पास्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा है। देखो, D1 हम्म। से आप सुपरफिशियल 50-60% प्रिडिक्शन दे सकते हो कंजंक्शन वगैरह पे, लेकिन पिन पॉइंटेड प्रिडिक्शन के लिए आपको वर्गाज में जाना होगा। जो डिवीजन हम करते हैं कि ये भाई 9th हाउस का डिवीजन है D9 है, 10th हाउस का डिवीजन है D10 है, अलग अलग वर्गाज हैं। जैसे मान लो आप D2 देखते हो, आप वेल्थ के लिए देखते हो होरा चार्ट। हम्म। D3 देखते हो सिबलिंग्स के लिए। D9 हो गया। D7 है बच्चों के लिए। D9 सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के लिए नहीं है, D9 आपका भाग्य भी है। इसलिए जो फॉर्च्यून। ये, हाँ, क्योंकि आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है। आपने कहा कि शादी के बाद एक्टिवेट होगा या बचपन से ही। भाग्य किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति के साथ अपनी आधी से ज्यादा उम्र आप गुजारते हैं, वह आपके भाग्य में सहयोगी बनता है। बहुत ऐसे केसेस हैं जहां दिक्कत होती है कंसल्टेशन में। मान लीजिए उनको हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत इश्यूज चल रहे हैं। मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप फैमिली का चार्ट ले आइए। 4 जन है तो चारों का चार्ट ले आइए, क्योंकि भाग्य की शेयरिंग हो रही है। माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, मान लीजिए बाप नहीं, पिता के चार्ट में मान लीजिए बहुत परेशानी चल रही है। आप नॉर्मली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देन यू हैव टू लुक एट कहाँ से पैसा आ रहा है, और बोल सकते हैं इस सोर्स से पैसा आएगा, इनका फुलफिल हो जाएगा। तो जिस पार्टनर की हम बात कर रहे हैं D9 में, वो आपके साथ 30 साल, 40 साल, 50 साल रहता है। वो 5 दिन भी रह सकता है, और D9 में कंफर्मेशन मिलता है शादी होगी कि नहीं, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कितने अफेयर्स होंगे, क्या होगा, वो सारा कुछ आप D9 से देख सकते हैं। लेकिन भाग्य की शेयरिंग होने की वजह से D9 का इंपॉर्टेंस शादी के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एक्टिवेटेड वो शुरू से ही रहता है। सो D1 को आप देखें शॉपिंग मार्ट की तरह। किसी मॉल में जाते हैं ना, दुकानें सजी हुई हैं, और आप दुकान में देखा आपने, लेकिन आप पर्टिकुलर दुकान में जाते हो जिस चीज की आपकी जरूरत है। तो आप अगर भाग्य की तलाश में हो, पार्टनर की तलाश में हो, D9 में जाते हो। प्रोफेशन की तलाश में हो, आप D10 में जाते हो। पेरेंट्स के बारे में जानना है, D12 में जाते हो। तो इस तरह से करके आप D24 में एजुकेशन, D30 में आप अपनी बीमारी देखने जाओगे, D60 में आप देखते हो कि आपने कई जन्मों में क्या कर रखा है। तो आप अलग अलग दुकान में जाते हो और जाके वहां शॉपिंग करते हो, और आपको वहां से एग्जैक्ट आप प्रोडक्ट लेके आ पाते हो, तो सही रिजल्ट आपको मिल पाता है। तो D1 दिखा रहा है ऑप्शंस, D9 दिखा रहा हाँ, है जो मिलने वाला है। ठीक है। उ- उसके बाद अगर किसी का D1 अच्छा हो और D9 बुरा हो, तो फिर क्या रिजल्ट के? देखिए, D9 अगर अच्छा है और D1 अच्छा है, और D9 में जाके प्लेनेट की स्थिति खराब हो जाती है, तो आप हम्म। मान के चलें उसका रिजल्ट नीचे आ जाएगा। अब उसके कारण को पहले समझें। कारण ये है कि हम्म। D9 बता रहा है कि आपने क्या स्किल सेट, क्या अच्छा कर रखा है पूर्व जन्म में, उसका सपोर्ट जरूरी है। हम्म। D1 में आपको ऊपर ऊपर दिख गया, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी बात क्या है अश्वी, जो समझने वाली बात है, कि एक प्लैनेट जो D1 में अच्छा है D9 में खराब है, फिर D10 में अच्छा हो गया। हो सकता है। अब D1 में अच्छा है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट आपको अच्छा दिखा रहा है, लग रहा है बहुत बढ़िया है। D9 में जाते हो तो उसका रिजल्ट डाउन हो जाता है व्हेन इट कम्स टू भाग्य एंड व्हेन इट कम्स टू मैरिज। जब आप D10 में जाते हो तो नौकरी को लेकर के वही चीज फिर काम में अच्छी वही। हो जाती है। इसलिए आप समझो कि एक प्लैनेट अलग अलग वर्गा में बैठ करके अलग अलग तरह का रिजल्ट देते हैं। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, D1 से D9 में अगर प्लैनेट की स्थिति खराब होती है, या लग्न की छोड़, मैं सिर्फ लग्न की बात कर रहा हूं, कि आपको बहुत हम्म। अच्छा लग्न मिला हुआ है, ठीक है, आप मान लीजिए वीनस वाले लग्न में, शुक्र का लग्न है, टॉरस साइन है या लिब्रा है, यहाँ आके मार्शियन हो गया, ऑब्वियसली चेंजेस आपको दिख जाएंगे, व्यवहार में भी चेंजेस दिख जाएंगे। अब स्कॉर्पियो है तो आपको पता है वो डीप थॉट, वो चला जाएगा, वो अंधकार में डिप्रेशन में रहेगा। अब मैं हमेशा कहता हूँ, मार्स अगर हार गया तो भाई रिएक्ट तो वैसे ही करेगा ना। हारा हुआ योद्धा क्या करता है, या तो वो कहीं कोने में Defeated पड़ा warrior। रहता है, और नहीं तो रिटेलिएट करता है। तो स्कॉर्पियो वाले अगर रिटेलिएट करेंगे तो खून खराबा पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको लिटरली नहीं पकड़ना है कि खून खराब आ जाएंगे, लेकिन ये समझने वाली बात है। उसी तरह से हर प्लैनेट को आकर के इवेल्युएट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, D1 में दुष्टाना में चला गया, अब आप परेशान है यार, मेरा लगना जो है वो लग्नेश 6, 8, 12 में है। D9 में देखिए, अगर उसकी पोजीशनिंग अच्छी है, तो मान के चलिए कि आप, यू आर सेव, आप बच गए वहां पे। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, D9 में किसकी स्थिति खराब हो रही है? आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, D1 में आप पे मजबूत पड़ रहा है, D9 में वही प्लैनेट जाके वो डेबिलिटेट कर गया, कौन हारा? दुश्मन हारा, बीमारी दे रहा है आपको। D1 में बीमारी दिखा रहा है, D9 में जाके उसकी हालत खराब होगी, क्या बीमारी देगा आपको? आप रिकवर कर जाओगे। तो प्लैनेट को इंडिविजुअली देखिए कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है, और फिर D9 में क्या। अब मान लीजिए D1 में पिताजी से संबंध अच्छा दिखा रहा है, D9 में खराब, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल रिजल्ट आपके पिताजी के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन बीमारी देने वाला प्लैनेट अगर वहां डेबिलिटेट कर जाए, नीच का हो जाए, तो आप लकी है, बीमारी से आप उबर आएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है कि D1 से D9 या D10 किसी भी वर्गा में किस तरह से रिजल्ट चेंज करता है।